चलो, तो एक्सरसाइज 2.1, अगर हम लोग को टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस हम लोग अभी बहुत आराम से कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया है कि लाइन्स आर पैरेलल, आरपी एंड एमएस एक दूसरे को पैरेलल है। एंगल DHP 85 डिग्री दिया हुआ है, DHP दिस एंगल इज 85 दिया है, और निकालने हैं ये चार एंगल्स। पहला है RHD, RHD ये एंगल। सो उजल, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल्स हैं? वेरी गुड। तो इन दो एंगल्स को ऐड करके DHR या फिर जो नाम दिया है वैसे भी लिख सकते हो, एंगल RHD प्लस उसके बाजू का एंगल था DHP, ये दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। उसमें से RHD हमको पता नहीं है, लेकिन DHP हमको क्वेश्चन में दिया है 85, यहाँ पे जाएगा प्लस का होगा माइनस, सो RHD विल बी 180 माइनस 85। सो अपना आंसर आ गया RHD इज 95 डिग्री। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सेकंड PHG, एंगल PHG दैट मीन्स दिस एंगल। तो अब ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से टाइप के एंगल्स है? वेरी गुड। सो एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल PHG, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी हम लोगों ने RHD एंगल निकाल लिया है ऑलरेडी, 95 का है करके। तो इसका मतलब एंगल PHG जो है वो भी हो गया 95 डिग्री। अब तीसरा चाहिए HGS, HGS ये एंगल। तो ये 85 वाला और ये दो कौन से टाइप के हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो तभी इक्वल होते हैं जब लाइन्स है पैरेलल। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि RP और MS जो है वो पैरेलल लाइन्स है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है गिवन। सो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल DHP जितना होगा उतना ही होगा HGS, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब DHP तो हमको 85 क्वेश्चन में दिया है, तो HGS भी हमारा एंगल आ गया 85 डिग्री। लास्ट एंगल बचा MGK, MGK मतलब ये। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। तो फिर मैंने लिखा कि जितना है MGK वो है एंगल HGS के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल MGK ये भी हो गया 85 डिग्री। कंफ्यूजन है बताओ? भोजन समझ लेता पूरा? क्लियर? आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। बेसिक हमको चीज़ यही समझना है कि कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग, लीनियर, पेयर वगैरह वगैरह, बस। तो उसी के ऊपर से सारे एंगल हमको आ जाएंगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ओके चलो, तो इसमें फिर से लाइंस पैरेलल दिया है, लाइन P और Q पैरेलल, ये तो एक दूसरे को पैरेलल है, और हमको ये निकालने हैं बाकी एंगल सारे। दो एंगल दिया है। तो अब मैं लिखता हूँ कि 115 के ऊपर से मैं D निकाल सकता हूँ। कौन से टाइप के एंगल्स है? लीनियर पेयर। तो मैंने लिखा 115 में D ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो D की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 115 इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारा D का आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। D मिल गया। ठीक। अब देखो बहुत कॉमन मिस्टेक है, एंगल D और एंगल B कौन से टाइप के एंगल है? करस्पॉन्डिंग है, एकदम परफेक्ट है, करस्पॉन्डिंग बराबर, लेकिन वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन से दो लाइंस के वजह से बने? दिस लाइन एंड दिस लाइन, एंड दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो भले ही वो करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, ऐसा बन रहा है एंगल D अपना, और ये बन रहा है यहाँ पे B, करस्पॉन्डिंग ही है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं दिया है हमको।
ठीक है। तो नहीं तो बहुत बार गलती से हम लोग ये डी निकालने के बाद जितना डी उतना ही बी लिख देते हैं, तो इतना याद रखो वो दोनों एंगल इक्वल नहीं है एक दूसरे को। चलो तो फिर अब दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमेशा एक पैरेलल लाइन की पेयर निकालेंगे, एक ट्रांसवर्सल निकालेंगे। जैसे अलग डायग्राम बना के देता हूँ, जैसे ये मैंने निकाला अभी, ये दो पैरेलल लाइंस निकाली और एक ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, ये वाला। एक वक्त पे एक ही ट्रांसवर्सल लो तो क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं होगा फिर अपना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया, देखो ये हम लोगों ने डी ऑलरेडी निकाल लिया है, बराबर। मैंने ये दो पैरेलल लाइंस लिया है, पी और क्यू, पी एंड क्यू, ये दो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन निकाली है और ये ट्रांसवर्सल उसमें निकाल दिया है। हेलो, हाँ हाँ बोला, बरोबर, हाँ बरोबर, हो चालेल चालेल चालेल, बिलकुल, ओके चालेल चालेल, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या करेंगे, अब ये कौन से टाइप के एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है, P इज पैरेलल टू Q, दिस इज गिवन। देखो P और Q पैरेलल दिया हुआ है। ट्रांसवर्सल कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, M, M इज ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल C जो रहेगा वो 115 रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। या फिर इसको हम लोग और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 115 वाला है ना, इसको एक मैं नाम दे देता हूँ, ABCD ऑलरेडी है, मैं इसको नाम देता हूँ E। तो मैं लिखता हूँ जितना C है उतना ही E है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फिर C कितने डिग्री का आया, 150, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये ट्रांसवर्सल का काम खत्म, इसको भूल जाओ। अभी ये ट्रांसवर्सल निकालेंगे, फिर से मैं दो पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ और ट्रांसवर्सल इस बार निकालूंगा L। ये हो गई हमारी दो पैरेलल लाइंस और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये थी हमारी पैरेलल लाइन, ये थी पैरेलल लाइन P और Q और ये ट्रांसवर्सल है L। यहाँ पे एंगल दिया है A, यहाँ पे एंगल दिया है 110 डिग्री का और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है B, ठीक है। सो इसमें A और ये 110, ये कौन से टाइप के एंगल्स हैं, लीनियर पेयर है। तो मैं बोल सकता था कि A प्लस 110 ऐड करके मेरा आंसर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ पे आके माइनस होगा तो क्या आएगा, 180 माइनस 110, तो A का आंसर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। A मिल गया, ठीक है। अब उधर A और B कौन से टाइप के एंगल्स हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो अगर लाइंस पैरेलल है तो इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल है हमको क्वेश्चन में दिया है, तो मैं लिख लूँगा जितना A है उतना B है, बिकॉज दे आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अगर A 70 है तो मेरी B की भी वैल्यू आ गई 70। क्लियर। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हमको आना बहुत ज़रूरी है। अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा, ऐसे इधर जाना है आपको, ठीक है। ये फाइनल, ठीक। चलो एक बार टाइप्स ऑफ एंगल बताओ क्या फिर से, करस्पॉन्डिंग वगैरह क्लियर है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। इसमें दोनों पेयर्स पैरेलल है, L और M भी पैरेलल है और N और P भी पैरेलल है, ये दो भी पैरेलल है। सारे एंगल्स हमको फाइंड करना है ABC। फिर से वैसे ही करो, दो पैरेलल लाइन लो और एक ट्रांसवर्सल। तो जहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है
वो ट्रांसवर्सल को पहले लेना है, ठीक है। जहाँ पे एक एंगल दिया है वो ट्रांसवर्सल पहले लेंगे। तो मैं ये डायग्राम अलग से बना लेता हूँ। फिर से देखो, मैंने ये बनाया दो लाइंस पैरेलल वाली और उसका बनाया एक ट्रांसवर्सल। सो पैरेलल लाइंस थी हमारी LM और ट्रांसवर्सल थी हमारी P। तो पैरेलल लाइन बनाई, ट्रांसवर्सल P बनाया। ये एंगल है हमारा 45 डिग्री का दिया हुआ। यहाँ पे एंगल A दिया है, यहाँ पे एंगल B दिया है, बराबर। तो इतना ही बनाया। ये वाला पार्ट भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको हम लोग भूल जाए, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ कोई एंगल D करके। ABC तक उन्होंने दिया हुआ था, मैंने उसको D कर दिया। चलो, तो इसको अब ये D और यहाँ का A या फिर यहाँ का B, ये किसी टाइप के एंगल आते हैं क्या? कोई पूछा? वर्टिकली अपोजिट, इसीलिए मैंने पूछा था आते हैं क्या सारे एंगल। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। उनका वर्टेक्स सेम होता है और आमने सामने के एंगल। तो ये किसी भी टाइप के एंगल नहीं है। ये एंगल ना A के साथ कोई पेयर करता है ना B के साथ कोई पेयर करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे और एक एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे बना सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ बनाना है यहाँ बना सकता हूँ, कहीं पे भी बना सकता हूँ। एक ही मेथड नहीं है कि ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो मैं D और E को मैंने इक्वल लिख दिया। क्या रीज़न है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो D 45 का है तो E आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। अब E और A ओजल कौन से टाइप के एंगल है? इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस तो पैरेलल हमको क्वेश्चन में दिया है, तो मैं पहले लिखूंगा कि लाइंस L एंड M पैरेलल है, गिवन है। ट्रांसवर्सल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? P इज ट्रांसवर्सल। तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ E और A को ऐड करके आंसर कितना आएगा? 180। लीनियर पेयर है। E कितना है उसमें से? 45। तो यहाँ पे आके माइनस होगा तो हमारी A की वैल्यू मिल जाएगी। फिर A कितना आएगा हमारा? 135 आ गया। A डाउट? अब जितना A रहेगा उतना ही रहेगा B, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो B अपना आ गया आंसर 135 का। अब फिर से क्या करो, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दूसरी वैल्यू। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ये दो पैरेलल लाइंस ही निकालता हूँ L और M, और ये ट्रांसवर्सल निकालता हूँ, तो मेरे को कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक एंगल निकालना है, दिया यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी दो पैरेलल लाइंस लेता हूँ जहाँ पे कोई ना कोई एंगल दिया हो ऐसे। तो अब मैं N और P ये निकालता हूँ। देखिए ये वाली दो लाइंस निकाली है और ट्रांसवर्सल लिया है ये वाला। ये भी पैरेलल ही है, इस क्वेश्चन में हमको दिया है N एंड P आर पैरेलल। M हमने लिया ट्रांसवर्सल, C हमको एंगल निकालना है। हमारा A एंगल और B एंगल हमको ऑलरेडी पता ही है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना B है उतना ही C है करके। क्या रीज़न है? और B कितने का था? 135, तो C भी 135 होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना A है उतना ही C है, बराबर, ठीक है। तो A 135 था, C वैसे भी 135 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मेथड से कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि ऐसे ही करना है। N इज पैरेलल टू P गिवन। ट्रांसवर्सल कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? M इज ट्रांसवर्सल। तो इसके ऊपर से मैं बोल सकता था जितना A है उतना ही C है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर मेरी C की वैल्यू आ जाएगी 135। या फिर इसके जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, बोल सकते हो जितना B है उतना ही C है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो B 135 है तो C कितना आया? 135। तो ये दो में से आप कोई भी एक चीज़ कर लोगे तो भी ओके। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब
गिवन है इसमें कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। एंगल की साइड्स कौन सी होती है? जैसे ये एक एंगल इन्होंने निकाल के दिया है ऐसा वाला, तो इस एंगल की साइड्स कौन सी है या आर्म्स कौन सा है? एक है वाई एक्स और एक है वाई जेड, ये है उसकी साइड्स या फिर आर्म्स। तो आर्म्स आर पैरेलल बोला हुआ है, तो गिवन में मैंने क्या लिखा होता कि वाई एक्स जो है वो इस क्यू पी को पैरेलल है, बराबर ना? वाई एक्स इज पैरेलल टू क्यू पी। वैसे ही ये जो वाई जेड है, ये वाई जेड ये क्यू आर को पैरेलल है। कंफ्यूजन है यहाँ तक कुछ? अब जब तक पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सली नहीं कटेगा तब तक मैं एंगल कहाँ से बनाऊंगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पैरेलल तो सब कुछ दे दिया लेकिन ट्रांसवर्सली नहीं बनाया हुआ है, तो ट्रांसवर्सल हमको बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। ट्रांसवर्सल देखो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको बढ़ा दिया ऐसे नीचे, तो एक ट्रांसवर्सल तैयार हो गई थी, ऐसे कर सकता हूँ। या फिर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ इधर, ऐसे एक ट्रांसवर्सल बना सकता हूँ। दो में से कोई भी एक करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं, ठीक? तो दो में से कोई भी एक करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, मधून केलं तर म्हणजे असं म्हणते। ओके, बहुत बढ़िया। अब जब मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल बनाता हूँ तो मुझे पता है कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये उसका ट्रांसवर्सल। तो अब जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर मैंने ऐसे बनाया, इसको बढ़ा दिया ऐसे इस तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाई एक्स और पी क्यू पैरेलल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो फिर मैं इसके बाद बोल सकता हूँ इसका मतलब मेरा ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 किसी को इक्वल होगा क्या? ये भी पैरेलल है, देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये है क्वेश्चन में। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे को इक्वल रहें। क्यों? कौन सा टाइप के है? करस्पॉन्डिंग, और लाइंस तो पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब अभी जैसे सोनल ने एंगल बोला कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कौन सी पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे और कौन से टाइप के एंगल कहाँ बनेंगे, बराबर? तो यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन का यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग ना। कौन सी पैरेलल लाइन का यूज करेंगे? इसको और आगे बढ़ा देता हूँ चाहे तो थोड़ा सा। अब सोचो कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग। ये कर सकते हैं, देखो दिस इज पैरेलल टू दिस गिवन, सो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, कर सकते हैं इतना, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हमको करना क्या है, लेकिन प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। पी क्यू आर कहाँ है? ये पूरा बड़ा, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। कर सकते हैं। कैसे किया? अभी जैसे बोला कि इसको जोड़ दो करके, इसको जोड़ दिया मैंने, इसको थोड़ा मिटा के अच्छे से जोड़ देता हूँ एक बार फिर से। देखो इसको जोड़ दिया है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा समझने में आसानी जाएगी आप लोगों को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बराबर है क्या? कौन से टाइप के एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग लाइंस तो पैरेलल है, दिया है वाई एक्स इज पैरेलल टू क्यू पी, क्वेश्चन में दिया है। तो 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है। कौन सी पैरेलल लाइन बन रही है? वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर, उसके वजह से बना है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर 1 2 को इक्वल है, 3 4 को इक्वल है, तो 1 + 3 जितना आएगा उतना ही 2 + 4 आना चाहिए, आना चाहिए। तो 1 + 3 कौन सा एंगल बनता है? एक्स वाई जेड। और 2 प्लस कौन सा बनता है? 2 + 4
पी क्यू आर हो गया, यही हमको इक्वल दिखाना था, आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा कर सकते हैं क्या, मैंने जैसे बताया था वैसे किसी को बढ़ा देता हूँ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो अलग से मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। क्या किया, एक्सटेंड एक्स वाई टू इंटरसेक्ट क्यू आर एट पॉइंट एस। तो हमने किया एक्सटेंड एक्स वाई टू इंटरसेक्ट क्यू आर एट एस। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब देखो वाई जेड एंड क्यू आर पैरेलल है क्या, क्वेश्चन में दिया है ना, वाई जेड क्यू आर आर पैरेलल, सो देयरफॉर एंगल वन, कुछ कुछ स्कूलों में ना नंबर नहीं चलते, अल्फ़ाबेट चलते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बराबर है क्या, कौन से टाइप का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी प्रूफ स्टार्ट किया, मैंने बोला कि वाई जेड और क्यू आर एक दूसरे को पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है, तो उसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ जितना एंगल ए होगा उतना ही बी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कन्फ्यूजन। सिमिलरली अभी ये पैरेलल लाइंस के बारे में सोचो, अभी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा ना, दिस इज पैरेलल टू दिस, अभी इसके बारे में सोचो ना, कौन सा, क्यू पी एंड दिस वाई एक्स, ये भी पैरेलल है, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है एंगल बी एंड एंगल सी, ये कौन से एंगल हुए, वो भी करस्पॉन्डिंग, सो बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि क्यू पी जो है वो वाई एक्स को पैरेलल है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ कि जितना एंगल बी है उतना ही एंगल सी है, सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले हमने बोला ए और बी इक्वल है, अब हमने बोला बी और सी इक्वल है, इसका मतलब ए बी सी तीनों ही एक दूसरे को इक्वल है, मतलब ए और सी भी इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों ही इक्वल है, मतलब एंगल सी और ए भी एक दूसरे को इक्वल है। क्लियर है? सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, जो हमको प्रूव करना था, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, फिर आ जाएगा आराम से। ओके चलो, तो इसमें क्या क्या दिया है, दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे क्वेश्चन में मार्क करके दिया है, हमको लिख के दिया है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, और एक एंगल दिया है 105 डिग्री का ये वाला, और फिर हमको कुछ एंगल्स निकालने हैं। ये जो आर है ये वर्टेक्स का नाम है, वो एंगल नहीं, दिस वर्टेक्स इज आर, दिस वर्टेक्स इज टी। तो एंगल्स कौन से निकालना है, पहला है ए आर टी, ए आर टी, देखो एंगल्स ए आर टी, ये वाला हुआ एंगल ना, ये एंगल निकालना है। ठीक है, सो वो एंगल अब उजल कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला, ये दो कौन से टाइप के एंगल है, लीनियर पेयर। सो एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ए आर टी हमको पता नहीं है, बी आर टी कितने का है 105, तो यहाँ पे आके हुआ माइनस, तो एंगल ए आर टी कितने डिग्री का हुआ 75। कंफ्यूजन, पहला वाला आ गया।
दूसरा सी टी क्यू, सी टी क्यू, ये तो ये एंगल ओजल और ये एंगल कौन से टाइप के है? करस्पॉन्डिंग, वेरी गुड। तो तभी पैरेलल होते हैं, तभी इक्वल होते हैं जब लाइन्स हो पैरेलल। तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल गिवन, तो देयरफॉर एंगल ए आर टी जितना है उतना ही रहेगा सी टी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए आर टी तो निकाल लिया है 75, मतलब सी टी क्यू भी कितने का आया? 75 डिग्री। हो गया ये भी खत्म, ठीक है। इसके बाद तीसरा है डी टी क्यू। कहाँ गया डी टी क्यू? डी टी क्यू ये अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी 75 निकाल लिया है, तो इसके ऊपर से बोल सकते हो कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, इसके ऊपर से 105 निकाल सकते हो। या फिर बोल सकते हो कि सीधा ये दो एंगल एक दूसरे को इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके ऊपर से 105 निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ फिर से कि ए बी सी डी एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो एंगल ये जो है 105 का दिया हुआ बी आर टी, एंगल बी आर टी विल बी इक्वल टू डी टी क्यू। कौन सा वाला एंगल बोला हमने? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग। रीजन लिखना जरूरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बी आर टी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है 105 का, तो फिर डी टी क्यू भी हमारा कितने डिग्री का है? 105 का। कंफ्यूजन? हाँ, हम लोगों ने इसके ऊपर से ये एंगल निकाला था 75 लीनियर पेयर करके, और फिर जितना ये है एंगल उतना ही ये है बोला था, क्योंकि ये एक दूसरे के है करस्पॉन्डिंग। अभी हम लोग डी टी क्यू पे पहुंच गए, 105 डिग्री का आ गया ये वाला। अभी अपना लास्ट वाले पे पहुंचना है, पी आर बी। कहाँ है पी आर बी? पी आर बी ये वाला एंगल। फिर से अलग अलग मेथड से कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये दो एंगल एक दूसरे को इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है, या फिर ये 105 के साथ लीनियर पेयर करके कर सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ये 75 वाला इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सचेंज है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस 75 इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। तो ए आर टी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो इसका मतलब हमारा पी आर बी का आंसर भी कितना आया? 75। कंफ्यूजन? आप लोग का आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली यहाँ, क्लियर? हाँ, फिगर 2.9 फिगर का नंबर है, और लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। चलो हो गया मेरे ख्याल से। और है क्या इसमें क्वेश्चंस? एक्सरसाइज खत्म? चलो तो 2.2 स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस करेंगे आज। इसमें क्या क्या दिया है हम लोग को? कुछ एंगल्स दिया है, एंगल y 108 एंड एंगल x इज 71। और ये दो कौन से टाइप के एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स है। एंगल की वैल्यूज दिया है। सवाल पूछा है आर द लाइंस पैरेलल। अब इंटीरियर एंगल्स दिया है, लाइंस पैरेलल है कि नहीं पूछा है। अगर लाइंस पैरेलल होगी तो इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 होगी। तो हम लोग को सिर्फ उतना ही चेक करना है। मैं x प्लस वाई एडिशन कितना आता है चेक कर रहा हूँ। x इज 71, y इज 108, तो 170 तो नहीं आ रहा है। एज इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, एज इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। हो गया क्वेश्चन खत्म।
कन्फ्युजन? ओझल समजलं का तुला? ओके, क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोला है कि प्रूव करो लाइंस पैरेलल है करके. प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एम. गिवन है कि एंगल ए और बी इक्वल. सो गिवन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ. मैं लिखता हूँ कि बी और सी एक दूसरे को इक्वल है करके. देखो प्रूफ में मैंने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. कुछ रीज़न है कुछ अपने पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो तो हमेशा ही इक्वल रहेंगे, उसके पैरेलल लाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है. ठीक है, बी इज इक्वल टू सी. अब बी जो है वो ए को इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया है बी इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू सी भी है. तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसका मतलब एंगल ए और सी भी एक दूसरे को इक्वल है. मैं इन दोनों के ऊपर से बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2. क्लियर है क्या? अगर बी और सी इक्वल है और बी और ए भी इक्वल है तो इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे को इक्वल है. बट ए एंड सी आर विच टाइप ऑफ एंगल्स? यस. सो बट ए एंड सी आर corresponding angles. We proved that the corresponding angles are equal. प्रूव कर दिया हमने, बराबर. तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. Therefore L is parallel to M by corresponding angle test. इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने ये प्रूव किया कि ये दो एंगल इक्वल है और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लाइंस आर पैरेलल, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होनी ही चाहिए. इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कि लाइंस आर पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. कंफ्यूजन है? हाँ, तो एकदम डायरेक्ट झालं असतं म्हणून आपण एक एंगल घेतला आहे. कोणता पण घेऊ शकतो दुसरा. काय म्हटलं? वी प्रूव्ड दॅट. बस झालं, गणित संपलं आपलं, मग काहीच नाही करायचं. आपण लिहिलं बी आणि सी इक्वल आहे, व्हर्टिकली अपोजिट एंगल आहे. बी आणि ए इक्वल आहे कारण त्यांनी क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे. याचा अर्थ आपण म्हटलं की अँगल ए आणि सी पण इक्वल असले पाहिजे. आणि हे कोणते अँगल इक्वल दिसतात आहे फिगरमध्ये पाहून? करस्पॉन्डिंग एंगल. याचा अर्थ आपण काय प्रूव्ह केलं? आपण प्रूव्ह केलं की द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. आणि हे इक्वल असतात केव्हा? दे आर इक्वल ओनली व्हेन लाइन्स आर पॅरलल. म्हणून मग आपण म्हटलं याचा अर्थ लाइन्स पॅरलल असल्या पाहिजे. कोणती टेस्ट लावली आपण? करस्पॉन्डिंग एंगल. याला दुसऱ्या मेथडने पण करू शकतो. पहा, सेम करून देतो आम्ही, दुसरी मेथड करून देतो. सो इथे अँगल ए दिलेला आहे, इथे अँगल बी दिलेला आहे. ठीक आहे, सेम तोच क्वेश्चन. मी मगाशी इथे अँगल एक सी घेतला होता, तर मी तो अँगल नाही घेत, मी दुसरा एखादा अँगल घेतो. कोणता? इथला अँगल घेतला, डी अँगल. तर मी काय करू शकतो? अँगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 लिहू शकतो, लिनियर पेअर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी इथे एक अँगल घेतला, समजा ई. सो जितका ए तितका ई मी लिहू शकतो, वर्टिकली अपोजिट अँगल. या गोष्टींसाठी काही पण आपल्याला कुठे करस्पॉन्ड म्हणजे लाईन्स पॅरलल वगैरेचा संबंधच नसतो आहे. वर्टिकली अपोजिट अँगलसाठी काही लाईन्स पॅरललचा संबंध आहे, काही घेणं आहे ना. लिनियर पेअरसाठी काही लाईन्स पॅरललचा काही संबंध नाही. ठीक आहे.
तर आपण ते कधी पण लिहू शकतो. बरं, हा जो बी प्लस डी 180 होता, याच्यावरून मी डीची व्हॅल्यू बनवू शकतो का? डीची व्हॅल्यू काय बनली असती? बी गेला असता इकडे, डी काय बनला असता? 180 मायनस बी ही व्हॅल्यू बनली असती. आता मी डी आणि ईची ॲडिशन करून पाहतोय किती येत आहे. डी आणि ई हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहेत? डी अँड ई आर इंटेरियर अँगल्स. आणि मला हे माहीत आहे की त्यांची ॲडिशन 180 तेव्हाच असते जेव्हा लाईन्स पॅरलल असते. तर मी डी आणि ईला ॲड करून पाहतो आहे. डीची व्हॅल्यू किती आहे बरं? डीची व्हॅल्यू आहे 180 मायनस बी आणि प्लस ई. बरोबर, ही व्हॅल्यू मी कुठून पुट केली? फ्रॉम 1. बरं, आता जेवढा ए आहे तेवढाच ई आहे का? वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहे. मग मी 180 मायनस बी प्लस हा जो ई होता, ईच्या जागी काय लिहू शकतो? ए लिहू शकतो, कारण जेवढा ए आहे तेवढाच ई आहे. आणि जेवढा ए आहे तेवढाच बी पण आहे का? क्वेश्चनमध्ये दिलं आहे का? ए आणि बी इक्वल आहे असं. मग जर ए आणि बी इक्वल असेल आणि एक प्लस असेल आणि एक मायनस असेल तर कटून जाऊन आन्सर 0 येईल का त्या दोघांचं? म्हणजे डी प्लस ईची ॲडिशन किती आली? म्हणजेच वी प्रूव्ड दॅट द इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. मग इंटेरियर अँगल सप्लिमेंटरी आहे तर देअरफॉर द लाईन्स आर पॅरलल. इथे मी काय लिहिणार आता? इंटेरियर अँगल टेस्ट. कारण आपण यावेळेस काय प्रूव्ह केलं? इंटेरियर अँगल 180 आहे सगळं. ठीक आहे, पण याच्यापेक्षा पहिलेवाला जास्त बेटर आहे, सोपं आहे, तोच करा, हीच मेथड करा. क्लिअर? सर एक लास्ट क्वेश्चन करून घ्यायचा. ए आणि बी अँगल इक्वल दिले आहे. अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी आणि एक्स आणि वाय पण इक्वल दिले आहे. प्रूव्ह करायचं आहे एल आणि एन पॅरलल आहे एक दुसऱ्या. ठीक आहे, तर 2 मिनिटसाठी फक्त या पहिल्या 2 लाईनचा विचार करा. अँगल ए आणि अँगल बी हे इक्वल आहे असं क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे का? गिवन आहे ना? हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहेत? करस्पॉन्डिंग अँगल आहे. तर जर करस्पॉन्डिंग अँगल इक्वल आहे तर एल आणि एम मग पॅरललच असल्या पाहिजे. रिझन काय झालं? करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट. द करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन द लाईन्स आर पॅरलल. सो एल इज पॅरलल टू एम झाला. सेकंड पहा, अँगल एक्स आणि अँगल वाय पण इक्वल दिला आहे का क्वेश्चनमध्ये? एक्स आणि वाय इक्वल आहे. आता हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहेत? करेक्ट, ते ऑल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स आहेत. मग ते पण इक्वल तेव्हाच राहतात जेव्हा लाईन पॅरलल आहे. म्हणजे कोणत्या लाईन पॅरलल असल्या पाहिजे? एम आणि एन. सो देअरफॉर मी लिहिलं एम इज पॅरलल टू एन. रिझन काय? ऑल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. आता काय प्रूव्ह केलं आपण? एम इज पॅरलल टू एन. पहिले प्रूव्ह केलं की एल आणि एम पॅरलल आहे. आता प्रूव्ह केलं की एम आणि एन पॅरलल. म्हणजेच काय अर्थ झाला? तिन्ही पण एक दुसऱ्याला पॅरलल. सो देअरफॉर मी म्हणू शकतो फ्रॉम 2 and 4 एल एम एन तिन्ही पॅरलल. त्यातलं आपल्याला कोणतं पाहिजे? एल आणि एन. सो दॅट इज एल आणि एन आर ऑल्सो पॅरलल. कन्फ्युजन? पक्का?